हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में पहला यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर चार्ज। ठीक है, चार्ज में हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे, चार्ज में हम लोग ये पढ़ चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ साथ हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ चार्जेस, और उसका अलग अलग केस पढ़े थे। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोगों का लास्ट यहाँ तक हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक, लास्ट हम लोग यहाँ तक कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे देखो, टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा। ध्यान दो, टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा। तो सुनो, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल उन्हें जोड़ने वाली सीधी रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। यानी कि दी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एक्ट अलोंग दी स्ट्रेट, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग देम। मानो ये एक चार्ज है, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है मान लो, और यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, एट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव। अब कैसे लगेगा रिपल्सिव, वो देखो कि रिपल्सिव लगेगा तो कैसे लगेगा, यानी एक दूसरे के अलोंग लगेगा, ऐसे। ये नहीं सोचना है कि इन दोनों के ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। ठीक है, इन दोनों के क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा। तो यही बात कहा जा रहा है, जैसे बोला गया है कि दो आवेशित कण के बीच लगने वाला बल उन्हें जोड़ने वाली सीधी रेखा, ठीक है, उन्हें जोड़ने वाली सीधी रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। यानी कि दी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एक्ट अलोंग दी स्ट्रेट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। अब जैसे अब तुमको इसका डायरेक्शन दिखाने बोलेगा, रिपल्सिव फोर्स है तो इसका मतलब इसका फोर्स इधर लगेगा, सीधा ही बनाना है इसको, और इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। मानो यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है। अब क्या होगा, किस नेचर का होगा बताओ, एट्रैक्टिव नेचर का। अब इसका तुमको डायरेक्शन लिखने बोल रहे हैं फोर्स का, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर होगा तो इसका इधर होगा। ठीक है, तो यही है, यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा। ठीक, चार्ज जहां भी रहे अगर लिखने बोला जाए तो इस तरह से ये क्या दिखाना है, फोर्स का डायरेक्शन को दिखाना है। समझ गए। अब ये रिपल्सिव है, तुम ऐसा दिखा दोगे, ये अट्रैक्टिव है, इसको ऐसा दिखा दोगे। तो यही बात बोला है। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, यानी कि विद्युत स्थितिकी बल का एक केंद्रीय बल है। अब इसके बारे में क्या है तो सुनो, विद्युत स्थितिक बल दोनों आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली, ठीक है, रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अलोंग दी, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दी, क्या है, टू चार्जेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल फोर्स। इसको हम लोग क्या बोले, सेंट्रल फोर्स बोले। क्यों, क्योंकि इसके सेंटर के अनुदिश जो गुजरने वाली लाइन है, ठीक है, उसी से क्या होता है, यानी कि इसका फोर्स का जो इफेक्ट दिखता है इसके सेंटर से होते हुए दिखता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या फोर्स नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, सेंट्रल फोर्स। यानी कि क्या बोला गया, विद्युत स्थितिकी बल क्या है, केंद्रीय बल है। यानी विद्युत स्थितिकी बल दोनों आवेशों के, देखो एक चार्ज प्लस क्यू था या माइनस क्यू था या दोनों चार्ज प्लस क्यू था, दोनों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों को केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा ये था जो बनाए थे डॉट डॉट वाला पीला कलर का। ठीक है, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता उसी के अलोंग, यानी उसके चाहे एक तरफ काम करे चाहे दूसरे तरफ काम करे, उसी के अलोंग यानी उसी के सीधा काम करता है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, केंद्रीय बल कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फोर्स डायग्राम कंसेप्ट जो अभी हम बनाए ना, वो फोर्स डायग्राम कंसेप्ट ही है। ठीक है, बोला है देखो, प्रत्येक आवेश कण एक दूसरे को आवेशित कण पर बल लगाता। अब देखो, मानो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज दे दिए, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज दे दिए, और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज दे दिए। अब एक डायग्राम बनाओ फोर्स का डायरेक्शन का। मान लो इसका नाम 1 है,
इसका नाम 2 है, मानो इसका नाम 3 है। क्या देख रहे हो, तीनों चार्ज सेम है, तीनों आपस में एक दूसरे का क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अब मानो कि इसका हम डायरेक्शन देंगे, ये इसको किधर धक्का देगा, इधर देगा ना। ये इसको किधर देगा, इधर। इसके कारण तो देखो, फोर्स लग रहा है किस पर, एक पर, किसके कारण, दो के कारण। तो इस फोर्स का नाम दे दिए फोर्स 1 2। 1 2 का मतलब 1 पे लग रहा है, किसके कारण, 2 पर। अब इस क्यू के चार्ज ये इसको उधर धक्का देगा, तो इधर ये सीधा जाएगा फोर्स। इसका क्या नाम देंगे बताओ, 2 1, यानी 2 पर लग रहा है किसके कारण, 1 पे। चलो इन दोनों का तो हिसाब किताब हो गया, ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। अब इसका किधर डायरेक्शन दोगे, इधर ध्यान दो, इसका डायरेक्शन किधर दोगे, तो इसका मतलब इसका एलोंग ऐसे है, इसका मतलब ऐसे है। ये तो हम क्या होगा, सेंटर से ही होगा, इसका मतलब इसका फोर्स इधर होगा और इसका फोर्स किधर होगा, इधर होगा। इसके कारण ये इधर ना जाएगा, ठीक। अब इस फोर्स का क्या नाम दोगे, 2 3। इस फोर्स का क्या नाम दोगे, 3 2। अब बोलो इन दोनों के बीच का, तो इसका मतलब ये इसको उधर धक्का देगा, इसका नाम क्या दोगे, सीधा होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, इधर। तो इसका क्या नाम होगा, फोर्स 1 3, और इसका क्या हो जाएगा, फोर्स 3 1। इसी तरह से जैसे अब देखो क्या हो गया, देखो इसको हम लोग बनाए थे ऐसे, बना सकते थे ना, देखो इसके अलोंग हो गया इधर इधर, इसके अलोंग हो गया इधर इधर, मतलब ऐसे सीधा करके, और इसके अलोंग हो गया क्या, मान लो ऐसे करके, मतलब सीधा ही होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इसी टाइप का, समझ गए ना, यही बात कह रहा है, इसी को कहते हैं क्या, बोलो तो फोर्स डायग्राम कंसेप्ट। इसी को क्या कहते हैं, फोर्स डायग्राम कंसेप्ट। बोलता है कि प्रत्येक आवेशित कण एक दूसरे, क्या है, एक क्या बोलता है, प्रत्येक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण पर बल लगाता है। अभी ये इसी पे हम लोग पढ़ेंगे, कितना बल लगाता है इसको कौन बताएगा, कूलम। अभी कूलम फोर्स पढ़ेंगे। तो एक सवाल दे रहे हैं, उसको बना के दिखाओ, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये चारों है आपस में, मतलब सीधा सीधा है, ठीक है। अब इन चारों का फोर्स डायग्राम बनाना है, रफ में बनाओ पहले, इन चारों का फोर्स डायग्राम बनाना है। डायरेक्शन के साथ और नाम के साथ, नाम दे दे रहे हैं हम, हाँ, 1 2 3 4। नेचर देख करके भी बात करोगे, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, जल्दी बनाओ। अब बताओ तो एक पे कितना फोर्स लग रहा है, एक चार्ज पे यहाँ कितना फोर्स लगेगा, 3 फोर्स लगेगा, तीनों का डायरेक्शन दिखाओ। बन गया, जल्दी बना लो, जल्दी बना के दिखाओ। अगर समझ गए तो जल्दी बन जाएगा, समझे।
तो जल्दी खाली एक लाइन लाइन दिखा दो, एक एक लाइन करके, सीधा सीधा लाइन सब खींच के जल्दी जल्दी दिखा दो। चलो हम बनाते हैं, अब देख लो। देखो अब आ जाओ, हम बना रहे हैं। देख लो अब किसका सही है किसका गलत हो, एक बार देख लेना। ये दोनों 1 और 4 आपस में कैसा नेचर का होगा? ये प्लस में ये माइनस में एट्रैक्टिव नेचर का। तो इसका मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अगर इसका नाम देंगे तो F14 और इसका F41 हो गया। पहले हम लोग साइड साइड को कंप्लीट कर देते हैं। अब इन दोनों का कैसा होगा? ये भी एट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा? 4-3 और इसका क्या होगा? 3-4 होगा। इन दोनों का कैसा नेचर होगा? एट्रैक्टिव। इसका होगा F21, इसका होगा F12। ये दोनों भी एट्रैक्टिव होगा, F23 और इधर F कितना? 3-2। अब ये इस पे भी लगाएगा ना फोर्स, तो ये दोनों क्या है? प्लस प्लस है, रिपल्सिव होगा। ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा। इसका हो जाएगा F। ये किसके कारण इधर आ रहा है? 3 आ रहा है किसके कारण? 1 के कारण। और 1 जा रहा है किसके कारण? 3 के कारण। तो ये एक दूसरे को ये क्या करेगा? रिपल्सिव। ये इधर जाएगा F कितना? 4 किसके कारण? 2 के कारण। और ये किधर होगा? इधर F कितना? 2 4। यानी एक पे 3 चार्ज के कारण कितना लगा? 3 फोर्स लगा। समझ गए? ये बना लोगे? ठीक है, एक दे रहे हैं, उसको बना के दिखाना। ठीक है, ये हो गया, सबका बना लिए, सब देख लिए। अब वो अपने सोच करके बना लेना है। डायरेक्शन दिखाना भी सीख गए। लास्ट में ये बोलता है, देखो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह बल, ठीक है, परिमाण के समान और दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, चलो आगे। जैसे मानो ये एक सवाल है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। इसका बना के दिखाओ तो। नंबर दे दें, 1 2 3। वहां अगर लाइन जोड़ते तो सब जगह लाइन जोड़ना जोड़ सकते थे। नाम देना भी सीख गए ना फोर्स का। जिस पे लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है, वो लिख देना है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं। इसके कारण ये अट्रैक्टिव होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। फोर्स 3-2, फोर्स 2-3। इसके कारण भी अट्रैक्टिव होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। इसका हो जाएगा 2-1, इसका 1-2। ये दोनों रिपल्सिव है, ये इधर फोर्स 3-1 और ये इधर जाएगा फोर्स 1-3। देखो सही है।
सही है, तो इस तरह से ही होगा। ठीक है, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर देखना है वो चीज, और डायरेक्शन बना देना है। और ये करना है कि जितना फोर्स आएगा सब एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर 5 रहेगा तो पांचों, 1 रहेगा तो एक दूसरे क्या होगा, वो तो अकेले है, कम से कम 2 रहेगा तब ना एक दूसरे पे एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। नेचर देख करके बात करेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वो समझ गए ना, यहाँ फोर्स डायग्राम कंसेप्ट ये समझ गए। जितना फोर्स आएगा सबका इंडिविजुअली वो ये होगा। ये बात देख लो, लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। एक जैसा चार्ज होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अनलाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, एट्रैक्शन। बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश एलोंग होता है, चाहे एट्रैक्टिव वाला हो चाहे रिपल्सिव वाला हो। यानी क्या होगा, जो जोड़ेगा दोनों चार्ज को उसी के क्या होगा, अनुदिश, चाहे एट्रैक्टिव के तरफ हो जाए चाहे रिपल्सिव के तरफ हो जाए। ठीक। और विद्युत स्थिति की बल केंद्रीय बल होता है, ये बात हम लोग पढ़ लिए क्योंकि इसके सेंटर से होकर के जा रहा है। यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। कूलम एक कौन है, वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम पर चार्ज का यूनिट का भी नाम है कूलम। ठीक है, तो सुनो, वी नो दैट दी, ठीक है, वी नो दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। हम लोग इतना तो जानते हैं ना कि दो चार्ज पार्टिकल अगर है, इधर ध्यान दो, हम लोग इतना जानते हैं अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो उन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, इन दोनों का गुण होगा। अगर समान चार्ज होगा दोनों तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर असमान चार्ज होगा दोनों तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है इतना। तो सुनो, हम जानते हैं कि दो आवेशित कणों के बीच या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल होता है। अब कितना होता है ये नहीं पता, इसी बात का पता कौन बताएगा, कूलम बताएगा। तो सुनो, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव लग रहा है रिपल्सिव लग रहा है, ये बात तो हम लोग सीख गए, समझ गए। अब कितना लग रहा है अट्रैक्टिव या कितना लग रहा है रिपल्सिव। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये पूरा नाम है उसका, कूलम का। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ये पूरा नाम है। ठीक है, कूलम परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1785। ठीक है, ठीक है, क्या बोला, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, क्या है 1785, 1785 में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग एक है क्या, टोरिसन बैलेंस। ये एक यंत्र है जिससे पता लगाने का काम किया, उसको यूज करके कि कितना मतलब चार्ज जो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो एक यंत्र है जिसका नाम क्या है, टॉर्सन बैलेंस। ठीक है, द लॉ ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज कूलम्स लॉ। और उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसमें उसने इस यंत्र का यूज किया टॉर्सन बैलेंस को, उसको यूज करके उन्होंने एक क्या निकाला, नियम भी बताया और एक फॉर्मूला भी दिया, मैथमेटिकल भी समझाया, और उससे उन्होंने क्या किया, उसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम लॉ कहते हैं। इस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने 1785 में टॉर्सन बैलेंस प्रयोग किया। एक यंत्र है जिससे मापा गया, इस प्रयोग से प्राप्त नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम नियम कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम नियम कहते हैं। ठीक है, बैठ जाने बोलो, कौन है, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए मतलब यहाँ तक समझ गए ना, ये बात समझे। अभी कूलम्स लॉ किसे कहते हैं वो नहीं लिखे, मतलब कैसे आया कूलम्स लॉ, कौन क्या किया, ये सब चीज हम लोग देखें। आगे देखो, कूलम्स लॉ का दो स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके ही क्या बनेगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला भी बनेगा, कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेटमेंट कूलम्स लॉ का क्या है, तो देखो, देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ये बात सबको जानता है कि अगर लाइक चार्ज होगा, समान चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, और दूसरा क्या स्टेटमेंट था, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन
two charged particles is directly proportional to the product of the magnitude of charges. अब सुनो, अगर दो चार्ज है, देखो अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज का जितना गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। मतलब अगर चार्ज बढ़ाओगे तो एट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो वो बढ़ेगा, समझे? चार्ज बढ़ाओगे तो एट्रैक्शन इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझते हो? इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात है। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा को घटाओगे तो दूसरा, ये पहला क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात तुमको समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मतलब साथ साथ तुम भी जियोगे तो हम भी जिएंगे, तुम भी मरोगे तो हम भी मरेंगे, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और एक होता है क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तुम मरो हम अपना जिंदा रहेंगे, समझे? या हम मर रहे हैं तुम ही जिंदा रहो, तुम ही जिंदगी जी लो, मतलब एक दूसरे का उल्टा, उसको कहते हैं क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली का मतलब साथ साथ। तो इसका मतलब अगर ये चार्ज बढ़ेगा, ध्यान दो, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो क्या कहा गया कि दो आवेशित कणों के बीच, ठीक है, बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल होगा। यानी कि जितना पहला चार्ज है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यानी जितना दोनों चार्ज है उसके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। यही बात बोला गया। देखो, दो आवेशित कणों के बीच जो बल लगेगा, कितना बल लगेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो बात करता है दोनों के किस पे? बोलो, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के। और कैसा संबंध है? समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी दोनों चार्ज का गुणनफल के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर ध्यान दो, ये बात समझ में आया? पहले वाला बात तो समझा हुआ था, स्टेटमेंट 1 उसको बार बार समझा चुके थे, स्टेटमेंट 2 का बात बोल रहे हैं। ये बात बोला गया कि अगर जितना दोनों चार्ज होगा उसके मल्टीपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? फोर्स का मान। ठीक, तुम लोग एक बात बताओ, ठीक है, चार्ज बढ़ाए तो फोर्स बढ़ा, ठीक है, चार्ज बढ़ाए तो फोर्स बढ़ा। अब मानो कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज था और यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज था, मानो कि ये दोनों 1 मीटर के बीच में है, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कूलम कर दिया और यही 1 मीटर के बीच में यहाँ 5 कूलम कर दिया चार्ज। नेचर नहीं बता रहे, नेचर बताने से एक्टिव और रिपल्सिव दोनों पता चल जाएगा, चाहे हम सिर्फ चार्ज बता दिए मान लो। तो बताओ कि यहाँ ज़्यादा फोर्स उत्पन्न होगा कि यहाँ ज़्यादा फोर्स होगा? मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बोलो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स उत्पन्न होगा कि यहाँ पे? ज़्यादा दूर भागेगा कौन? ये नीचे वाला, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। कम होगा तो कम, जैसे झगड़ा होगा, कम झगड़ा होगा तो दोस्ती बना रहेगा, ज़्यादा झगड़ा होगा तो उतना ज़्यादा नफरत, उतना ज़्यादा दूरी, समझे? तो यही चीज़ होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ क्या है? कम चार्ज है, कम चार्ज है, इसलिए रिपल्सिव नेचर यहाँ कम होगा। यहाँ एक ज़्यादा चार्ज है, कम चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसके कारण क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा। अब बताओ, एक कंडीशन दे रहे हैं और, यही 1 कूलम है, यही 1 मीटर के बीच में है, फिर वही 1 कूलम है लेकिन बीच में 10 मीटर है। बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? ऊपर वाला में ज्यादा फोर्स लगेगा कि नीचे वाला में? बोलो किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? 1 मीटर वाले दूरी पे ज्यादा फोर्स लगेगा कि 10 मीटर बीच में डिफरेंस है वो? बगल में ज्यादा होगा इसलिए ज्यादा झगड़ा होगा, दूर में रहेगा तो झगड़ा कम होगा। बातें नहीं सुनेगा तो, मानो हम कुछ उसको अच्छा या खराब कुछ बोले, वो बातें नहीं सुनेगा तो झगड़ा कहाँ से होगा? इसलिए बोला जाता है अगर कभी झगड़ा हो आपस में, दोस्त के बीच में या किसी के, उससे अच्छा है, पति पत्नी वाला में ज्यादा होता है सब, पति पत्नी में अगर झगड़ा हो तो दो में से एक आदमी घर से बाहर चले जाओ, झगड़ा कम होगा। मान लो कि पत्नी ये गुस्सा कर रही है तो पति उठ के बाहर चले जाए, घूमने चले जाए,
जितना उसको बोलना है अकेले में बोल करके शांत हो जाएगी, झगड़ा कम होगा। लेकिन अगर दोनों आमने सामने रह जाएगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा झगड़ा कम होगा। तो बताओ, हमको ये बात बताओ, डिस्टेंस का फोर्स के साथ संबंध कैसा? डिस्टेंस का फोर्स के साथ संबंध कैसा? झगड़ा का दूरी के साथ संबंध कैसा? दूर में रहेगा झगड़ा कम, बगल में रहेगा झगड़ा ज्यादा। इसलिए आदमी का पड़ोसी से ज्यादा झगड़ा होता है, दूर वाले से नहीं। समझे? तो यही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर ध्यान दो, इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स किसका? डिस्टेंस का। अब कितना रिलेशन है वो अभी बताते हैं, लेकिन खाली इतना समझो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। इतना बात समझ गए? इस बात को आगे बताए हैं। आगे आ जाओ, देखो यहाँ स्टेटमेंट 3, दो आवेशित कणों के बीच बल का परिमाण उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक लॉ है। लॉ क्या है देखो, इस बार पढ़ेंगे लॉ। ठीक है, एक लॉ है, उसको हम दिखा देते हैं कि कौन सा लॉ है। ये लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे सर 1/r² क्यों हो गया? तो 1/r होना चाहिए। दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोले, लेकिन दूरी का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ बोल रहे हैं। तो इनवर्स लॉ है, वो क्या कहता है देखो। अब ये एक गोलाकार चार्ज, क्या है गोलाकार मानते हैं, दूसरा भी चार्ज क्या गोलाकार है। अब ये तो ये नहीं कि खाली इसका सीधा सीधी इफेक्ट पहुंचा रहा है, यहाँ 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 हर तरफ से एक दूसरे को क्या कर रहा है, लोग अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, एक दूसरे के बीच में फोर्स लग रहा है। ये नहीं कि सीधा सीधा फोर्स लग रहा है, वो तो हम लोग लिए डायरेक्शन के लिए कि हाँ सीधा इसका इधर लिख देते हैं, मानो सेम चार्ज है सीधा इसका इससे, ऑपोजिट चार्ज है तो मानो सीधा सीधा ऐसे लिख दिए। लेकिन तुम बताओ कि अगर कोई चार्ज है गोलाकार है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ से आदमी है, एक तरफ से नहीं, जैसे चपटा है एक तरफ से ऐसे नहीं। पृथ्वी गोलाकार है हर तरफ से। मानो कि एक क्रिकेट का बॉल ले लो, मान लो वो चुंबक है, उसको चुंबक मान लो, या चुंबक बॉल चुंबक को गोलाकार बना दो, बॉल के तरह बना दो, और उसको क्या कर दो, लोहा का जो पाउडर है उसके बीच में लेकर दे दो। तुम देखोगे उस बॉल के चारों तरफ क्या हो जाएगा, लोहा का पाउडर आ जाएगा, चारों तरफ आएगा। तो बताओ उस चुंबक का जो असर है वो एक तरफ है कि चारों तरफ है? चारों तरफ है। उसका फोर्स सेम इसी तरह से कोई भी जो चार्ज है उसके चारों तरफ फोर्स है। यही बात कहता है इनवर्स लॉ। पहले इनवर्स लॉ एक बार बता देते हैं, उसके बाद फिर कूलम्स का इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, इफ द इफेक्ट ऑफ ए क्या है, क्वांटिटी स्पीड क्या है, रेडियली इन ऑल डायरेक्शंस। देखो कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ से क्या निकल रहा है, उसके फोर्स निकल रहे हैं, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो हो रहा है चारों तरफ। एक तरफ होता तो आमने सामने हो जाता, लेकिन इसका चारों तरफ इसका इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देन द इफेक्ट ऑफ एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द क्या डिस्टेंस। बोलता है कि यदि किसी प्रभाव का प्रसार सभी दिशाओं में रेडियल रूप से हो रहा है, यानी समान रूप से, ऐसे नहीं कि कम बेसी, मानो क्या है समान रूप से चारों तरफ से प्रभाव होता है, तो किसी बिंदु पर उसका प्रभाव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कहते हैं इनवर्स लॉ। यानी कि अगर कोई ऐसा वस्तु होता है या कोई चीज होता है जिसका असर चारों तरफ होता है और दूसरा भी है, दोनों का सेम वही कंडीशन है, तो उन दोनों के डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए 1/r² होगा। इफेक्ट हमेशा क्या होगा, 1/r²। लेकिन अगर ये होता कि सामने सामने होता खाली, तो सामने सामने होता तो फिर ये लॉ नहीं होता। ठीक है, फिर हम लोग खाली डिस्टेंस ही बोलते, सिर्फ क्या बोलते, डिस्टेंस ही बोलते। ठीक, तो अब इधर देखो, इन 3 स्टेटमेंट में बाद का जो 2 स्टेटमेंट है, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर से ही कूलम्स का फॉर्मूला बना है। पहला वाला तो बोल दिया कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर का, बाद में बोला कि क्या जो चार्ज होगा उसका क्या होगा, मल्टीपल के समानुपाती होता है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है। और तीसरा जो भी स्टेटमेंट पढ़े उसमें क्या बोला कि उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज है। अब इन बात के 2 का हम लोग क्या लिखे, समीकरण लिखे। इसको तुम समीकरण 1 मान लो और इसको तुम समीकरण क्या मान लोगे, 2।
ठीक है, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पढ़े हम लोग, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, Q1 और Q2 दो अगर चार्ज है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना आर स्क्वायर का, इसको एक साथ कर दो, एक साथ कर दोगे तो क्या बनेगा बताओ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, किससे, समीकरण 1 और 2 से। अब जब कोई वैल्यू को हम लोग लेके आते हैं या कोई फॉर्मूला बनाते, अगर उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरिटिकल वैल्यू, ये है थियोरिटिकल, हम लोग थ्योरी फॉर्मूला से इसको प्राप्त किए, और ये अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरिटिकल वैल्यू अगर समान हो, बराबर आता है, तो कांस्टेंट नहीं आता है, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। लेकिन अगर कभी थ्योरिटिकल वैल्यू अलग आ रहा है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आ रहा है, तो उसको एक करने के लिए बीच में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे थ्योरिटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग है, तो इसके कारण इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जिसको हम लोग कहते हैं कूलम कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अब इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये बराबर, तो यहाँ क्या लिखोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले में आया के, फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला, यानी कूलम्स फॉर्मूला, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें के क्या है, तो कूलम कांस्टेंट, इसका मान कितना होता है ये भी पूछेगा, फिर ये किसके बराबर होता है ये भी पूछेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो स्टेटमेंट किससे, 2 और 3 से लिया, ये स्टेटमेंट क्या था, 2 और 3 से मिला करके ये आया था, और बाद में इस प्रोपोर्शनल साइन के बदले में क्या आया, बराबर, और के बराबर आया। अब ये के क्या है, ई क्या है, सब देख लो, एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्थिरांक बल, Q1 Q2 क्या है, अलग अलग चार्ज है जिसका जितना मान हो। ठीक, आर क्या है, दोनों के बीच का, दोनों चार्ज के बीच का दूरी, के क्या है, कूलम कांस्टेंट, ये क्या है, कूलम कांस्टेंट। अब इसका भी मान पढ़ेंगे, कूलम कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो देखो कूलम कांस्टेंट का मान होता है 9 इंटू कितना होता है, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दो चीज पूछ सकता है, एक तो के का मान, दूसरा के का यूनिट, बोलेगा कूलम कांस्टेंट का यूनिट बताइए, एक ये बात है। दूसरी बात और एक चीज, के जो बराबर होता है कूलम कांस्टेंट, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इस पूरा का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूला का कांस्टेंट, देखो फोर्स बराबर अभी क्या पढ़े हम लोग, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। घर जाना है क्या, नहीं घर जाना है तो फिर अब इसी को कंप्लीट करेंगे हम, अगर थोड़ा सा पढ़ने में हो तो पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ऐसे तो हम पढ़ाए 33 मिनट 34 मिनट ही पढ़ाए। ठीक है, थोड़ा पढ़ा देते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बात सुनो, अब अगर हम तुमको यहाँ पे बोलते ही नहीं, कूलम कांस्टेंट का यूनिट, मान छोड़ो, यूनिट बताओ, कूलम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा बताओ तो। ठीक है, किसी को याद हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मान लो हमको याद नहीं है, ठीक है, या क्लास में याद ही नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, तो हम तो पढ़े ना ये फॉर्मूला, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जब हम क्लास 11th में पढ़ाए थे तो वहाँ बोले थे कि अगर किसी कांस्टेंट का अगर मान नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, वो खुद निकाल सकते हो। तो बताओ तो यहाँ से निकाल सकते हो उसका मान,
निकाल सकते हो। देखो हम लोगों को पता है के का नहीं पता है, मानो अभी के कांस्टेंट था, अभी तो बता दिए तब ना पता हो गया। मानो नहीं पता था तो हमको के का यूनिट निकालना था, बाद बाकी सबका हम लोगों को पता है ना। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, ये सब पता है। के का नहीं पता, के को के रहने दो। Q1 का पता है, यानी चार्ज का पता है ना, चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो कूलम। फिर दूसरा चार्ज का क्या होगा, फिर कूलम होगा, तो गुना कूलम। बट आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या है, डिस्टेंस से दूरी है, तो दूरी का क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ, इसको बराबर के इस पार, तो के बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही तो यूनिट था, है ना। अगर याद नहीं भी है बना करके भी लिख सकते हो, मान अलग बात है। फिर इसमें मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट का भी मान पूछेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना या एप्सिलॉन नॉट का मान कितना। ठीक है, तो ये बात समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, यूनिट समझ गए। ठीक है, यूनिट का मान के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और इस के का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा दिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कूलम का नियम 1785 में दिया गया था। ठीक है, प्रयोग में कौन सा ये यूज किया था, क्या है, टॉर्सन बैलेंस को। और बल आवेश और दूरी पर निर्भर करता है, किस पे, दो बात पे डिपेंड करता है, एक बल आवेश पे और दूरी पे, कितना चार्ज लिए उस पे डिपेंड करता है, और कितना डिस्टेंस पे है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, विद्युत स्थिति के बल, ठीक है, व्युत्क्रम और नियम का पालन करता है। देखो ये किस नियम का पालन करता है, बोलो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि आर स्क्वायर आया था ना, आर स्क्वायर आया था कि नहीं, तो इसलिए जो कूलम्स लॉ है वो कौन सा लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोलो तो विद्युत स्थिति की बल किस पे निर्भर करता है, इस पे, व्युत्पन्न वर्ग नियम पे, किस पे, व्युत्पन्न वर्ग नियम पे। ठीक, अब एक काम दे रहे हैं, काम क्या दे रहे हैं वो देख लो। काम ये दे रहे हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा वो लिख के लाना है, और यूनिट के साथ, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा ये भी लिख के लाना है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का कितना मान होगा ये भी लिख के लाना है, और 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा ये भी लिख के लाना है। ये बात समझ गए। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मीडियम बाद में। ठीक, यहाँ तक रहते हैं। हाँ लिख लेना, ये बनाने दिए, इसको अभी लिखोगे या घर में, तो हम अपलोड कर देते हैं अभी ये थोड़ा देर में, और घर में लिख लेना। संडे है, संडे को पूरा ये लिख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल क्लास ऑफ है, संडे है।